हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। 48 साल का म्यूज़िक इंडस्ट्री में करियर, 500 से ज़्यादा मूवी में कंपोजिशंस और 5000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक शख्सियत का नाम जिसका नाम है बप्पी लहरी, जिसे बॉलीवुड का द गोल्डन मैन भी कहते थे। जी हाँ दोस्तों, 69 साल की उम्र में, जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज़ आर्टिकल पढ़े होंगे कि 69 साल की उम्र में 69 ईयर्स की एज में उन्होंने मुंबई के जुहू के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और दोस्तों, जैसा कि आप ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, द हिंदुस्तान का, सिंगर कंपोज़र बप्पी लहरी का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। और वहाँ के डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है कि इनको एक बीमारी थी जिसका नाम था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। और दोस्तों, जैसा कि आप ये इंडिया टुडे का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, बप्पी लहरी पासिस अवे ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण सोते हुए नाक में और मुंह में हवा भर जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 28 दिन से ये हॉस्पिटल में भर्ती थे और 15 फरवरी को इनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी। लेकिन अगले ही दिन इनकी तबीयत खराब होने से जब इनको दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो अगले दिन इनकी मृत्यु हो गई। 16 फरवरी को इनकी रात को 11 बजे मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जानेंगे इस बीमारी के बारे में, ऐसी क्या बीमारी है जिसके कारण बप्पी दा को 28 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और इस बीमारी का लक्षण क्या क्या होते हैं और कैसे ये बीमारी होती है, और क्या इस बीमारी का साइंटिफिक कोई इलाज है या नहीं। तो जानेंगे इन सारे सवालों के बारे में आज मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 69 ईयर्स की एज में उनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। और इस केस में इनको पास्ट 1 ईयर से, तकरीबन 1 साल से इनको ये बीमारी थी, जिसके कारण चेस्ट में इन्फेक्शन होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। और दोस्तों, इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी आपको पैरालाइज भी कर सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बीमारी है क्या, इसका मतलब क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बीमारी जब आप सोते हैं तब ये बीमारी होती है, और इसके होने के कारण जो सांस लेते हैं उसका डिसऑर्डर हो जाना, मतलब आपको सांस में बराबरी रूप से सांस ना आना, बार बार 5 से 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट में 5 से 10 सेकंड के लिए सांस का ना आना, बीच में रुक जाना, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। अब दोस्तों, ये बीमारी होती कैसे है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया ये होती कैसे है, तो आपको बता दूं, जब आप सोते हैं तब आप तो एक तो नाक से सांस लेते हैं, और अगर आप नाक से सांस प्रॉपर नहीं ले पाते तो आप मुंह से भी सांस लेते हैं। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, जब आप मुंह से और नाक से सांस लेते हैं तब आपकी जो जीभ होती है वो पीछे सॉफ्ट प्लेट्स होती हैं मुंह के और नाक के बीच में, जहाँ पे जाके आपकी जीभ टच हो जाती है और उस एरिया को ब्लॉक कर लेती है जहाँ से सांस नीचे जाती है। उसको ब्लॉक होने के कारण जो आपके लंग्स हैं, जो आपकी चेस्ट की मसल्स है, वो ज़्यादा तेज़ी से काम करती है वो ब्लॉक एरिया को खोलने के लिए, ताकि सांस वापस उसकी गति ठीक हो। अब दोस्तों, OSP ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया 3 तरीके से हो सकता है। इसके टाइप्स होते हैं 3 तरीके से। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया, दूसरा होता है सेंट्रल स्लीप एपीनिया, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपीनिया। तो पहला होता है OSP ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया, जो कि कॉमन होता है, ज़्यादातर लोगों में यही होता है। तो इसमें होता क्या है, बीच बीच में आपकी सांस रुक जाती है, और जो कि 90 से 96% लोगों में यही होता है। और दूसरा होता है सेंट्रल स्लीप एपीनिया। इसमें होता है क्या, जो आपकी सांस की जो गति होती है वो डिसऑर्डर हो जाती है और बार बार आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, और जो कि बीच बीच में सांस आती है और अपने आप ही ठीक हो जाती है, जिसके कारण जो आपकी मसल्स है उसको प्रॉपर तरीके से सांस नहीं मिल पाती और वो ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचा पाती। और तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपीनिया। और दोस्तों, इसका मतलब होता है ये दोनों जो मैंने ऊपर बताई, सेंट्रल और ऑब्स्ट्रक्टिव, इस दोनों का मिश्रण होता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपीनिया। अब दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आपको नींद ना आना या फिर थकान महसूस करना, अगर सुबह सो के उठते हैं तो मुंह सूखा रहना और गले में खरांश रहना, सिर में दर्द रहना और किसी चीज़ में ध्यान न लगा पाना, और डिप्रेशन में जाना बार बार, और मूड ख़राब होना, और BP आपका हाई रहना, और रात को पसीना आना, और जब नींद आती है तो बीच बीच में बेचैनी महसूस करना, और रात को अचानक जागना, ज़्यादा खर्राटे लेना, और सुबह उठने में परेशानी होना, और रात को बार बार पेशाब के लिए जाना। तो दोस्तों, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। अब दोस्तों, ये बीमारी होती कैसे है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया होता कैसे है, तो व्यक्ति का वेट बढ़ जाना, उसका ओवरवेट होना, और ये बीमारी का होना लक्षण है जो आपका कंठ है, जो आपका गला है
वो 17 इंच से बड़ा होना। और दोस्तों जनरली ये देखा जाता है कि जो साइज़ होता है जो कंठ का, गले का, वो 17 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर दोस्तों आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो ये भी इसका लक्षण हो सकता है। और ज़्यादा आप गोलियाँ खाते हैं सोते वक्त तो भी इसका हो सकता है। और जब आप जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा बाहर का खाना कंज्यूम करते हैं, तब भी आपको ये हो सकता है, उसके लक्षण हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये बीमारी है और अगर आप इसका टाइम से इलाज नहीं करवाते तो ये तो एक खुद में तो बीमारी है ही, और ये साथ में और भी बीमारियों की जनक हो सकती है, जैसे हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और डायबिटीज़ की। और दोस्तों बच्चों में इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं, तो आपको बता दूं कि बिस्तर गीला कर देना सोते सोते वक्त, मुंह से जो पानी निकलता है, और घुटन महसूस करना, और बार बार लार गिरना मुंह से, और रात को पसीना आना, और अचानक उनके बिहेवियर में चेंजेस आना, और आलसपन दिखाना, बेचैनी दिखाना, और हाथों के बल सोना या फिर घुटनों के बल सोना, और गर्दन को ज़्यादा पीछे की तरफ झुका के रखना, ये उसके लक्षण हो सकते हैं बच्चों में। और दोस्तों कौन कौन से व्यक्तियों में ज़्यादातर ये बीमारी हो सकती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा बीमारी हो सकती है, और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ के हैं, हाई जिनका बीपी रहता है, और जिनको फर्स्ट वाली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया ज़्यादा रहता है, उनको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, और हार्ट अटैक, डायबिटीज़ वाले, हाई ब्लड प्रेशर, और ब्रेन अटैक करना, पैरालिसिस होना, और इरेगुलर हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट होती है वो उसका इरेगुलर हो जाना, उसका कम ज़्यादा हो जाना। और दोस्तों अंत में क्या इसका इलाज है? जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें करना क्या होता है, आपको पहले EEG का टेस्ट कराना पड़ता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। जी हाँ, इसका आपको टेस्ट कराना पड़ता है, और ये करता है क्या है, जो आपकी मस्तिष्क में, जो आपकी माइंड में जो एक्टिविटी होती है उसको मेज़र करता है, और ये आपकी हार्ट बीट को भी मेज़र करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और इस टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है, जो आपकी नींद होती है उस पर नज़र रखी जाती है, कब इंसान को नींद आ रही है, कब व्यक्ति को नींद आ रही है या नहीं आ रही। और इसका जो सेकंड स्टेज होता है, इसका जो दूसरा टेस्ट होता है, उसमें देखा जाता है जो पेशेंट की जो हाथों की अंगुलियां होती हैं और आपकी बाजुओं में एक छोटी सी डिवाइस लगा दी जाती है। और ये डिवाइस क्या काम करती है, ये डिवाइस जब आप सोते हैं तब आप पे नज़र रखती है आपकी क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और इसको बेस मान के जो डॉक्टर होते हैं इसका अगला इलाज शुरू करते हैं। और दोस्तों जिनको ये बीमारी होती है स्लीप एपनीमिया, उन लोगों को क्या करते हैं, सोते समय उनकी जो टंग होती है रिटेनिंग और माउथ पीस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। जो माउथ पीस होता है उसका सोते समय, माउथ पीस और टंग का, आपकी जीभ का सोते समय उसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। और जिससे होता क्या है, इस सांस लेने में जो आपकी नली में रुकावट आती है उसको कम करने और उसको खोलने में मदद करती है। और इसके साथ साथ इसमें मुंह और जीभ की थेरेपी भी कराई जाती है, और जिसके कारण वो मांसपेशियों को मजबूत करती है, और इसका इलाज आसानी से हो जाता है। और दोस्तों अगर आपके किसी फ्रेंड को या आपके परिवार में किसी को बीमारी है तो इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए ये जान के लिए भी खतरा बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपके आसपास कोई है तो फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो दोस्तों यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।